रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 2 CISSP। और CISSP की जनाबे वाला पहली डोमेन है सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, पहली और सबसे ड्राई डोमेन ठीक है, टू स्टार्ट विद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल डोमेन है तो इसको थोड़ा सा स्लो कवर करेंगे। अगर आज पढ़ाता हुआ मैं बोर हो गया तो मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं आखिरी स्लाइड तक ना जाऊँ, क्योंकि मेरे पास इस टाइम 56 स्लाइड्स का डेक है, तो डेफिनेटली हम 56 स्लाइड आज नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो क्विक हाउस कीपिंग के जो मैं लेक्चर नंबर वैसे ही चलाता रह जाऊँगा, मगर 1/1 का मतलब है डोमेन नंबर 1 और उसका लेक्चर नंबर 1। ठीक है, सो ये मेरी डोमेन हो गई। ठीक है, पहली डोमेन सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, और लेक्चर नंबर 1 का मतलब कि ये पहला लेक्चर है। फिर लेक्चर 2, 3, 4, 5 हम देखेंगे। पहली डोमेन हम मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेड 3 या 4 लेक्चर्स में ख़त्म कर लेंगे। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ये लेक्चर कैसा है, अदरवाइज़ मैं समझूंगा कि आप लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं आप लोग सीरीज़। ठीक है, तो थोड़ा सा स्लाइड फॉर्मेट चेंज किया है मैंने, यहाँ पे कलर डाल दिया है। ये कलर हर डोमेन के साथ चेंज होता जाएगा, ऑरेंज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट अराउंड 165 to 169 पेजेस की डोमेन है ये। ठीक है, तो इस डोमेन के अंदर हमने क्या पढ़ना है, आगे मैंने ऑब्जेक्टिव का भी पेज दिया हुआ है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, सिक्योरिटी गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे, द कंप्लीट इफेक्टिव सिक्योरिटी प्रोग्राम कैसे दिए जा सकते हैं कंपनी को, कंप्लायंस क्या होती है, ग्लोबल लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज़ क्या हैं, कि भाई अगर आप ग्लोबल कंपनीज में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। फिर अंडरस्टैंडिंग प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में, बिजनेस कॉन्टीन्यूटी, डिजास्टर रिकवरी प्लान और पर्सनल सिक्योरिटी। उसके बाद पर्सनल सिक्योरिटी के बाद रिस्क मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के रिस्क अगर कंपनी में हो तो उसको मैनेज कैसे करना है, कितना रिस्क एक्सेप्ट करना है, रिस्क रजिस्टर क्या होता है, वो तमाम बातें। थ्रेट मॉडलिंग हमारे पास पहले CISSP में नहीं होती थी, ये थोड़ी न्यू है। एक्विजिशन स्ट्रेटेजी एंड प्रैक्टिसेस एंड सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। ठीक है, आप सबको इन चीज़ों का पता भी है वैसे। सो कॉमन बॉडी ऑफ नॉलेज, अगर मैं CBK कहता हूँ तो आपको पता है कि हमारे पास CISSP के अंदर 8 CBKs हैं। सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट जो सी है वो थोड़ा सा और कुछ चीज़ें यहाँ पे शुरू की स्लाइड में आपको रेपिटेशन मिलेंगी, मैं सिर्फ मेक श्योर कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ों को पता चल जाए। हम फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिसीज़ पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि इन तमाम चीज़ों को, फ्रेमवर्क, पॉलिसी, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर्स, स्टैंडर्ड्स को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं अगर हमने इंफॉर्मेशन एसेट को सिक्योर करना। स्टोरी ये है कि मेरी कंपनी का ये इंफॉर्मेशन एसेट है और इस चीज़ को मैंने सिक्योर करना है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, और इसको यूज़ करने के लिए आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करोगे, कौन सी सिक्योरिटी यूज़ करोगे, कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ करेंगे, कौन से प्रिंसिपल, कौन से स्ट्रक्चर और कौन से स्टैंडर्ड। से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी जो सी है वो सेफ्टी वॉल्ट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, और वो कंपनी बिल्डिंग कुछ इस तरह की है और इसके अंदर यहाँ पर सेफ्टी वॉल्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, बॉक्सेस, और लोग इसके अंदर अपनी कीमती चीज़ें ला के रखते हैं, कुछ भी हो सकती है। और हमने कह दिया जी जो मिनिमम वैल्यू ऑफ द बॉक्स है ना वो 1 मिलियन है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसके इर्द गिर्द कौन सा फ्रेमवर्क इस्तेमाल करना होगा। हमारी कंपनी के अंदर कोई साइबर एक्सेस टाइप की कोई चीज़ नहीं है, तो फिर IT सिक्योरिटी ऑफिसर की कम डिमांड होगी जो कि फ़िज़िकल सिक्योरिटी की होगी। अब उसके अंदर हम कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं, मुझे फिजिकल बिल्डिंग आर्किटेक्चर के फ्रेमवर्क्स नहीं पता, मगर फिर भी से फॉर एग्जांपल हमने ABC फ्रेमवर्क यूज़ कर लिया। वो फ्रेमवर्क ये कहता है कि जी आपका जो बॉक्स है वो ड्यूल ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। ठीक है, ड्यूल ऑथेंटिकेशन से मुराद कि एक तो वो यूज़र है जो लॉगिन करे, ठीक है, एक वो यूज़र है जिसके पास की हो और ये की यूज़ करे, और एक आपका मेंबर ऑफ स्टाफ है वो यूज़ करे। और हमने क्या किया, हमने उसको और मज़ीद सिक्योर कर दिया, हमने क्या एक थर्ड पर्सन भी उसकी को यूज़ करे। तो ये 3 की जब तक नहीं लगाएंगे ये सेफ्टी बॉक्स नहीं खुलेगा। ठीक है, और फिर पॉलिसी हमने ये डिफ़ाइन कर दी कि ये जो बंदा होगा वो इससे रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, वो एक दूसरे को जानते नहीं होंगे, तो ये एक टोटली डिफरेंट डिपार्टमेंट बैठेगा, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट बैठेगा। ये मैंने अभी जस्ट सब स्ट्रक्चर मेकअप किया। ठीक है, और फिर उसके साथ स्टैंडर्ड्स क्या होंगे कि फायर मैनेजमेंट सिस्टम होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा बिल्डिंग का, बिल्डिंग के ऊपर पब्लिक एक्सेस होगी या नहीं, और कोई टेररिस्ट एक्टिविटी तो नहीं हो सकती, कुछ इस तरह की बातें जो हैं सारा कुछ आप ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये जो सा है CBK हमारा जो सा है रिस्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए कि हम कौन कौन सी चीज़ें जो सी हैं यूज़ करेंगे टू सेव आवर एसेट।
अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसके बाद जी ऑब्जेक्टिव वही जो हमने बात की कि आपको समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, इंटेग्रिटी क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, सिक्योरिटी गवर्नेंस प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, और वो किस तरह कंप्लाई किए जा सकते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर और गाइडलाइन में क्या फ़र्क है, पॉलिसी क्या होती है, प्रोसीजर क्या होता है और गाइडलाइन क्या होती है, बिजनेस कंटिन्यूटी की रिक्वायरमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट क्या है, थ्रेट मॉडलिंग क्या होती है कि किस तरह थ्रेट, कौन सा रिस्कियर थ्रेट है, कौन सा लेस रिस्कियर थ्रेट है, ठीक है, और सिक्योरिटी पर्सनल से रिलेटेड, ये सारी वही चीज़ें जो हम अभी एजेंसी है इस स्लाइड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी सबसे पहला टॉपिक, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ट्रस्ट मी, आपके पास एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि आपका डाटा कितना कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास एक हार्ड ड्राइव है, ठीक है, और आपने उस हार्ड ड्राइव का को इनक्रिप्ट कर दिया, तो वो जो इंक्रिप्शन करना उस हार्ड ड्राइव की कॉन्फिडेंशियलिटी इंक्रीज करेगा, इंटेग्रिटी इंक्रीज करेगा या अवेलेबिलिटी इंक्रीज करेगा? स्ट्रेट वे आप जवाब देंगे कॉन्फिडेंशियलिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। सपोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस। लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल क्या कि मेरी कंपनी में अगर इस डाटा को एक्सेस करने के लिए सिर्फ एक बंदे की जरूरत है तो उस एक बंदे को होना चाहिए, या आईटी एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को फुल एक्सेस राइट्स नहीं होने चाहिए किसी सूरत भी। हमने ये भी मेक श्योर करना है कि कोई आईटी एडमिनिस्ट्रेटर हमारा कंपनी सीक्रेट लीक ना कर सके, तो उसके लिए प्रोसीजर्स इन प्लेस होने चाहिए, ऑडिट होना चाहिए कि कौन कौन से फोल्डर्स पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को राइट्स हैं, पता चले उसने आखिर में एक छोटा सा ग्रुप बनाया हुआ है और उस ग्रुप को हर चीज़ के ऊपर ऑनरशिप दी हुई है, ठीक है। गो के ये बहुत नॉन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा रिस्क है जो आपको मिटिगेट करना होता है कि आपका आईटी स्टाफ कैपेबल तो नहीं है, आपका एक्टिव डायरेक्टरी के कितने एडमिन्स हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से चलूंगा कि मुझे अंदाजा है यहाँ पे जितने लोग हैं वो आईटी बैकग्राउंड से ही CISSP पढ़ने आ रहे हैं। गो के CISSP के अंदर नॉन आईटी रिलेटेड लोग भी पढ़ने आते हैं। अच्छा, अब एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन और नीड टू नो बेसिस, जब मुझे ज़रूरत है तभी दी जाए, उसके बाद ना दी जाए, ठीक है। से फॉर एग्जांपल सुबह 8 से लेके 10 शाम 6 बजे तक मुझे एक्सेस अवेलेबल है तो उसके बाद नहीं मिलनी चाहिए, यानी 8 से 6 बजे के दरमियान ही हो, 8 से 6 बजे के दरमियान, और उसके बाद वो एक्सेस बंद हो जाए, मैं घर से काम ना कर सकूं, या किसी ने अगर मेरा पासवर्ड यूज़ कर लिया और वो शाम 6 बजे के बाद ना यूज़ हो, ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव वे है, मगर नीड टू नो बेसिस कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कि कंपनी के सेक्रेटरी को कंपनी के डायरेक्टर की फाइल्स एक्सेस करने की परमिशन ना हो, ठीक है। कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं डिपेंडिंग कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो इसी तरह कि जिस तरह हमने सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट में शुरू में कहा था कि हमने एसेट को सिक्योर करना है, इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोटेक्शन मेंटेन करनी है, ठीक है। तो कंपनी ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑल इंपॉर्टेंट मेजर्स टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन ऑफ द डाटा, पब्लिक इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होगी, इंटरनल यूज़ होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। अच्छा, अब सवाल आ जाता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या है? इंटेग्रिटी ये कि ये मेरी एक फ़ाइल है और उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है IOU $500, ठीक है, फुल स्टॉप, और यहाँ मैंने साइन कर दिए, यहाँ पे दूसरे बंदे ने साइन कर दिए, यहाँ पे तीसरे बंदे ने साइन कर दिए, ठीक है। डोंट वरी, मेरे सिग्नेचर नहीं है। अच्छा तो अब ये डॉक्यूमेंट जो सा है हमने सेव कर लिया, ठीक है, इसकी 2 कॉपीज़ बनाई, एक कॉपी इस बंदे को दे दी, एक कॉपी इस बंदे को दे दी, ठीक है। और अब मसला ये होता है कि कल को ये बंदा इसके अंदर 1 डाल के डॉक्यूमेंट प्रेजेंट ना कर सके, ठीक है। तो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं आईटी वर्ल्ड के अंदर, इज कॉल्ड हैशिंग, ठीक है, कि हम जो सा है ये पूरे के पूरी हार्ड डिस्क को, ठीक है, ये पूरी की पूरी हार्ड डिस्क को के अंदर एक फ़ाइल पड़ी हुई है, सिर्फ एग्जांपल इसको कहते हैं फ़ाइल पड़ी हुई है, इस फाइल का एक हैश प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। और वो हैश होता है सिर्फ एग्जांपल MD5 या SHA हैश जो सा है, कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी 132BDAC98012, ठीक है। और ये वैल्यू कभी भी किसी और डॉक्यूमेंट से प्रोड्यूस नहीं हो सकती, अगर किसी ने इसके अंदर सिर्फ स्पेस बार भी डाल दी तो ये पूरी की पूरी वैल्यू चेंज होगी, दैट इज कॉल्ड इंटेग्रिटी। अब हम पुरानी सिचुएशन के ऊपर जाते हैं कि मेरे पास एक हार्ड ड्राइव है, ठीक है, ये हार्ड ड्राइव है, वो मैंने प्लेस A से प्लेस B तक लेके जानी है, मैं कैसे मेक श्योर करूँगा कि इंटेग्रिटी ऑफ डाटा इज़ मेंटेन है? ये भी तो पॉसिबल है यहाँ से गया और यहाँ पे जाके किसी बंदे ने उस डॉक्यूमेंट को खोल लिया, ठीक है। तो पुराने ज़माने का अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो हम सील कर देते थे इन्वेलप को और उसके ऊपर एक स्पेशल सील लगा दी जाती थी, उस सील के बगैर कोई बंदा उसको खोल नहीं सकता था। मगर वही 007 टाइप की वीडियो के अंदर उसी लेटर के ऊपर वो स्प्रे पेंट मारते हैं एयर डस्टर टाइप का,
तो वो नज़र आ जाता है इन्वेलप के पीछे क्या है, और थोड़ी देर बाद वो ड्राई हो जाता है। जब वो डेस्टिनेशन बी पे पहुंचता है तो कोई सील जो सी टेम्पर नहीं हुई होती, ठीक है। तो आईटी वर्ल्ड में जब हम बात करते हैं तो हम इस हैश वैल्यू की बात कर रहे होते हैं। ये जो हैश वैल्यू होती है जब हम किसी फाइल की प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये हैश वैल्यू पड़ी हुई होती है। जिस तरह ये यहाँ पे पहुँचता है, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे पहुँचता है, हम इसका दोबारा हैश कंप्यूट करते हैं और इस हैश को कंपेयर करते हैं कि जब ये यहाँ से चला था उस टाइम इसकी हैश वैल्यू क्या थी। और अगर ये दोनों हैश सिमिलर हैं, वी आर हैप्पी, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे यार ये मुझे हार्ड ड्राइव को इनक्रिप्ट करना आना चाहिए, मुझे हैशिंग करनी आनी चाहिए। तो नहीं, आप बीइंग अ CISSP अब आपको हैशिंग नहीं आनी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी या इंक्रिप्शन नहीं आनी चाहिए, मगर आपको हैशिंग और इंक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और आगे जाके हम फिर आपके लिए और थोड़ी कम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेंगे कि कितनी हैश की कितनी वैल्यू होती है, की साइज़ क्या होता है, वो कैसे काम करता है, ठीक है। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, मगर इसके लिए हैश कैलकुलेटर के नाम पे एक टूल आता है, वो यूज़ करके देख लो ताकि याद हो जाए आपको। मगर आप पेपर के अंदर किसी सूरत भी आपकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नॉलेज नहीं देखा जाएगा, मगर आपका कंसेप्चुअल नॉलेज ज़रूर देखा जाएगा। ये मैंने बताया था पहले, एक कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है। अच्छा, तो अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है। सवाल जनाबे वाला ये हो सकता है कि जी मेरे पास हार्ड ड्राइव थी, वो मैंने लोकेशन ए से लोकेशन बी पे लेके गया और मैंने मेक श्योर किया कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे बाय यूजिंग अ इंक्रिप्शन, बाय यूजिंग अ हैश कैलकुलेटर। जवाब दो, सही है या गलत, ठीक है। या सवाल ये हो सकता है कि मैंने लोकेशन ए लोकेशन बी तक जाना है और मैंने डिवाइस को या डाटा को थ्री डेस से इनक्रिप्ट कर दिया, MD5 हैश किया, या AES इंक्रिप्शन की, या AES 256 इंक्रिप्शन की। बताओ व्हाट इज द बेस्ट आंसर। या इसके साथ एक और आपको और कॉम्प्लेक्स करने के लिए SHA 256। लो जी, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ डाटा गोइंग फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस B, ठीक है। अब कॉन्फिडेंशियलिटी की बात नहीं की, आई डोंट केयर कोई मेरा डाटा देख ले कि काशिफ जो है वो करता है आसिफ को 500 रुपये, आई डोंट केयर, इट्स नॉट अ कॉन्फिडेंशियल डाटा। हाँ, किसी और को ना पता चल जाए, मेरी बीवी को ना पता चल जाए, ठीक है। तो ये मुझे इंटेग्रिटी मेंटेन चाहिए कि काशिफ ने आसिफ को $100 देने हैं, ना कि $1000 देने हैं, ना कि $1,00,000 देने हैं, ना कि $1100 देने हैं, ठीक है। कोई चेंजेस ना हो। तो अब इसके लिए आपके पास दो पोटेंशियल आंसर है इस लिस्ट के अंदर। आंसर नंबर 1 ये हो सकता है कि आप कहें जी MD5 भी करेक्ट आंसर है और SHA 256 भी करेक्ट आंसर है। अब इसमें मोस्ट सूटेबल आंसर कौन सा है? SHA 256 इज द बेस्ट हैशिंग एल्गोरिदम नोन सो फार, ठीक है। तो आप आंसर सेलेक्ट करेंगे SHA 256। तो ये यहाँ पर आपके लिए एक चैलेंज आ गया कि आपके पास दो हैशिंग एल्गोरिदम उसने दिए हुए हैं और आपने इनमें से बेस्ट चूज करना है, ठीक है। तो आपको बेस्ट का ऑप्शन या बेस्ट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इंटेग्रिटी क्या करती है? प्रोटेक्ट फ्रॉम इंटेंशनल अनऑथोराइज और एक्सीडेंटल चेंजेस से बचाती है। जब हम कभी हमारे पास सिक्योरिटी इंसिडेंट्स कंपनी में हो जाता है और हमने जब फोरेंसिक इमेज कलेक्ट करना होता है तो सबसे पहला काम जो फोरेंसिक कंपनी करती है वो हैश कैलकुलेट करती है आपके इमेज का, कि कल को किसी ने अगर इमेज में छेड़छाड़ की तो वो एडमिसिबल इन द कोर्ट नहीं होगा और वो सारी ड्रामेबाजी, ठीक है। अच्छा, तो ड्यूटीज, चेक ऑफ अप्रूवल्स, चेकलिस्ट और सारा कुछ इस तरह के प्रोसीजर से आप इंटेग्रिटी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। एक इंटेग्रिटी कंट्रोल हो सकते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है, कि अगर एक बंदा जो सा है उसने इमेज या कोई एविडेंस या कोई चीज़ कलेक्ट की है तो दूसरा बंदा वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ कोई और भी होगा ताकि वो उसी टाइम पे दोनों मिल के, दोनों बंदे जो से हैं, अगर एक बंदा 2 नंबरी करने लगा तो दूसरा बंदा वुड बी देयर टू मेक श्योर कि वो चीज़ हो ना सके, ठीक है ना। ये अक्सर साइफाइज के अंदर दो बंदे हो रहे होते हैं तो वो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ भी हो सकती हैं एक लिहाज से, ठीक है। एक और तरीके से सेग्रीगेट ऐसे कर सकते हैं कि भाई एक बंदा जो सही आधा काम करेगा और दूसरा बंदा आधा काम करेगा, ठीक है। सेपरेशन और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ अभी हम बाद में देखेंगे। अच्छा, अवेलेबिलिटी। अब अवेलेबिलिटी क्या, कि वही हार्ड ड्राइव की बात लेते हैं कि मैंने एक जगह से हार्ड ड्राइव दूसरी जगह लेके जानी है और रास्ते में ख़राब होगी या किसी ने चोरी कर ली। अब अवेलेबिलिटी तो नहीं है, चोरी होगी, अब चोर को पकड़ो फिर ही मिलेगी, या आप बैकअप मेंटेन कर लो उसका, ठीक है। बैकअप हो गया तो फिर आपके पास अवेलेबिलिटी मेंटेन की हुई है आपने, ठीक है। आपने उस डाटा को ज़ाया होने से बचा लिया, ठीक है। अगर आपने किसी डाटा के ऊपर या इसी तरह एक वेबसाइट आपने रखी हुई है और आप चाहते हैं उसकी अवेलेबिलिटी 24/7 होनी चाहिए, 24x7, ठीक है, 24 घंटे, ठीक है, 365 डेज इन अ ईयर, ठीक है। तो आप
चाहते हो उसके अंदर पोटेंशियल क्या हो सकता है, वेबसाइट बैठ सकती है 2 वेब सर्वर लगा लो, एक वेब सर्वर और एक वेब सर्वर, ये पॉसिबिलिटी है। पूरा का पूरा डाटा सेंटर बैठ सकते हैं, अच्छा जियोग्राफिकल लोकेशन कर लो, एक यूरोप में कर लो और एक एशिया में कर लो, ठीक है। अब सवाल ये पैदा हो सकता है कि भाई क्या पता आपके ऊपर डॉस अटैक कर ले या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस आजकल हो रहा है, ठीक है, तो आप फिर डॉस या डी डॉस प्रोटेक्शन कर सकते हो, ठीक है। लॉस ऑफ सर्विसेज ड्यू टू डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर भी हो सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर भी हो सकते हैं, दैट्स अ टोटली सेपरेट थिंग, मगर वो भी अवेलेबिलिटी की कैटेगरी में आती है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, अब आपके पास हार्ड ड्राइव है और आपने ये हार्ड ड्राइव लोकेशन ए टू लोकेशन बी की तरफ लेके जानी है, लोकेशन ए टू लोकेशन बी, और आपने मेक श्योर करना है आपकी ये डाटा कॉन्फिडेंशियल भी हो, इंटेग्रल भी हो और अवेलेबिलिटी भी मेंटेन हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने से पहले अवेलेबिलिटी मेंटेन करोगे, आप उस हार्ड ड्राइव के 2 बैकअप्स करोगे, ठीक है। एक हार्ड ड्राइव अपने पास लोकल बैकअप करके उसका हैश कैलकुलेट करके और उसको इनक्रिप्ट करके अपने सेफ में रख दोगे, ये सेफ बन गया आपका, ठीक है, ये सेफ है, इसके ऊपर वो क्या काउंटर से बने होते हैं, ठीक है, ये सेफ है, ठीक हो गया, ये हैंडल बना दिया मैंने ऊपर, ठीक हो गया। अब उसके बाद जब ये जाने लगेगा दूसरी हार्ड ड्राइव को, उसको पहले इनक्रिप्ट करोगे, ठीक है, और उसका हैश कैलकुलेट कर लोगे और उसको भेज दोगे। अगर रास्ते में ये किसी ने चोरी कर ली तो वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, वो उसके अंदर टेम्पर नहीं कर सकता क्योंकि टेम्परिंग भी नहीं हो सकती, और अवेलेबिलिटी अभी हमारे पास सेफ में एक और हम उसका दोबारा इमेज बना के भेज देंगे, ठीक हो गया। ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। वेरी गुड, आज हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया अपनी सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, सो इट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर CISSP। Question to be asked: security professionals should understand the evaluation of the impact to confidentiality, integrity and availability। कि उसको सिक्योरिटी प्रोफेशनल को, यानी अब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो आपको समझ आनी चाहिए कि क्या इम्पैक्ट होगा अगर मैं कोई एक स्पेसिफिक एक्शन X करता हूँ, उसका मेरे इस एसेट पे क्या इफेक्ट होगा विद रेफरेंस टू कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। उसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल्स पढ़नी पड़ेंगी हमें, ठीक है। ये मेरा एक सर्वर है, ठीक है, इस सर्वर पे एक डाटा पड़ा हुआ है, इस सर्वर के ऊपर मैं इंक्रिप्शन लगा दी, कॉन्फिडेंशियलिटी होगी, ठीक है। इस सर्वर के ऊपर हैश कैलकुलेशन का एक एल्गोरिथम चला दिया, टूल्स मिलते हैं, ठीक है। अब इस सर्वर का मैं बैकअप नहीं कर रहा या बैकअप फेल हो जाता है, तो क्या चीज़ इफेक्ट होगी इस प्रोसेस के अंदर, अवेलेबिलिटी। क्या अगर खुदा ना खास्ता ये सर्वर डाउन हो जाता, कॉन्फिडेंशियलिटी तो नहीं बचाएगी, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम आपको रिस्टोर तो नहीं करके देगा, इंटेग्रिटी तो नहीं करके देगी अवेलेबिलिटी, तो आपका सर्वर जो है बैठ जाएगा और आपको शायद बैकअप ना हो तो आपको सर्विसेज से ही हाथ धोना पड़ जाए, ठीक है। विल इट एनहांस एनी ऑफ द कोर सिक्योरिटी प्रिंसिपल, कि आप ये जो एक्शन करेंगे उससे अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी इंक्रीज होगी, इंटेग्रिटी इंक्रीज होगी। विल इट इम्पैक्ट एनी ऑफ दोज कोर सिक्योरिटी प्रिंसिपल, या इससे कोई इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो इम्पैक्ट ये होगा कि आपकी अवेलेबिलिटी में मुतासिर होगी, ठीक है। आप वीकेंड पे कोई एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं जो पुराने सॉफ्टवेयर को रिडंडेंट कर रहा है, और वो सॉफ्टवेयर एक्शन में आने में 1 महीना लेगा, और उसकी एक लिमिटेशन ये है कि पुराना सॉफ्टवेयर चलना नहीं चाहिए 1 महीने तक। इसका मतलब 1 महीने तक आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, आप अवेलेबिलिटी का इम्पैक्ट कर रहे हो। अब जो रिस्क मैनेजर होगा वो एसेस करेगा और कहेगा ना बाबा मैं तो नहीं रिस्क लेता, ठीक है ना। तो इस तरह की पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। सिक्योरिटी गवर्नेंस, ठीक है। Increase the corporate governance requirement have caused companies to examine their internal control structure more closely to ensure that controls are in place and operating effectively। अच्छा, अब ये कि I'm just thinking in my head कि भाई इसको कैसे मैं समझाने वाले कॉन्सेप्ट में लेके जाऊँ, क्योंकि ये थोड़ा ना ड्राई कॉन्सेप्ट है और ये तब तक नहीं आता जब तक आप इस पर प्रैक्टिकली काम नहीं करते, ठीक है। कंपनी की कुछ गवर्नेंस रिक्वायरमेंट होती है। गवर्नेंस क्या कि भाई कोई स्टैंडर्ड हो सकता है, कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो सकती है, लीगल रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। अब उस चीज़ को आपने मेंटेन करना है, ठीक है, उस चीज़ को या उस चेकलिस्ट को। तो उसके लिए सिक्योरिटी गवर्नेंस के लिए आपके पास काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स या मॉडल्स या फ्रेमवर्क्स आप कह सकते हो, ठीक है। कि
वो अपने उन थ्रू दोज स्टैंडर्ड्स या मॉडल या फ्रेमवर्क आप मेंटेन करते हो कि आपका इंटरनल जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ISO के काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। आईटेल के स्टैंडर्ड्स हैं, IT इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी, नेस्ट के स्टैंडर्ड्स हैं, कोसो और कोबिट के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। अब हम लोग इन स्टैंडर्ड्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आपने नेस्ट, आईटेल और ISO, कोसो और कोबिट के अंदर, कोबिट 5 आ गया मेरे ख्याल में, कोबिट के अंदर स्टैंडर्ड स्टडी करने हैं तो आपको फिर कोबिट की सर्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। मगर आपको पता होना चाहिए कि ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं और ये क्या क्या बेसिक काम परफॉर्म करते हैं। हम आगे मजीद जाके फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। निस्ट का एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, निस्ट फ्रेमवर्क है, निस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। यानी मैं एक कंपनी में गया और वहाँ मुझे सबसे बड़ा मसला ये होता था कि बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं वो कंप्लीट नहीं थी, और साल के आखिर में जब उनका कोई PCI टाइप का कोई एक ऑडिट होता था तो वो परेशान हो जाते थे और उनके लिए बड़े चैलेंज हो जाता था, और वो लास्ट मिनट एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती थी और पता चलता था आधे से ज़्यादा चीज़ें बैकअप नहीं हो रही, और ये वो साइबर सिक्योरिटी रेडीनेस नहीं थी उनके पास। तो मैंने देखने शुरू किए तो मुझे एक स्टैंडर्ड मिला विच वाज कॉल्ड निस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड, आप गूगल करेंगे एक एक्सेल की शीट मिल जाएगी आपको। और अगर आप किसी कंपनी के अंदर हैं, ठीक है, डिपेंड कि आप किस रोल के ऊपर है, ठीक है, और आप वो स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो यू आर इन अ वेरी गुड शेप, ठीक है। इस तरह आईटेल का IT इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी का स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा है, मगर वो सिक्योरिटी गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा नहीं है। फिर ISO 27 के अंदर 27001 है, ठीक है, बहुत अच्छा साइबर सिक्योरिटी का बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। यानी बहुत सारी कंपनी अपने आप को ISO 27001 से अलाइन करती हैं। हमें कभी टाइम मिला तो शायद हम इसके बारे में सीरीज़ रिकॉर्ड करें। कोसो के साथ मेरा इतना वास्ता नहीं पड़ा। कोसो इज़ अ कमीशन ऑफ स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल कंट्रोल्स मेंटेन करती है कंपनी के कि IT बिजनेस अलाइंड है या नहीं। फिर कोबिट, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी, इसाका का स्टैंडर्ड है कि बिजनेस गोल जो से हैं वो IT गोल से अलाइंड है या नहीं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, कंपनी का नाम है जी उर्दू IT अकेडमी, UITA, और उर्दू IT अकेडमी ऑल ऑफ द सडन डिसाइड करती है कि अब हम ना सिक्योरिटी बिजनेस में जाने लगे हैं, हम कंपनीज़ को पेन टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम कंपनी को फोरेंसिक सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम कंपनीज़ को यूज़र अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसी तरह पेन टेस्टिंग के अंदर एप्लीकेशन टेस्टिंग होगी, फिर इसी तरह और काफ़ी सारे काम करना शुरू करें, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स, SOC की सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करें। ये कंपनी का बिजनेस गोल है, ठीक है, कि हमने ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। और दूसरी साइड पे क्या हो रहा है कि अंदर बिजनेस क्या कर रहा है कि एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट बैठा हुआ है और वो ये सारे काम कर रहा है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिगेस्ट फेलियर, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि एक सिक्योरिटी मैनेजर या कंसल्टेंट बैठाया हुआ और वो ये सारे काम करे, और कंपनी चाहती है कि हम पेन टेस्टिंग बिजनेस में जा रहे हैं और फोरेंसिक बिजनेस में जा रहे हैं और यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में जा रहे हैं और SOC ऑपरेशन करने लगे हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें। फिर उसके बाद कोबिट जो सा है रिस्क से रिलेटेड काफ़ी सारे काम करता है, और काफ़ी सारी कंपनी जो SOC कह रहा हूँ, सर्बेंस ऑक्सले कंप्लायंस के पीछे होते हैं, तो उनके लिए कोबिट जो सा है वो रिस्क मिटिगेशन और कंट्रोल्स से रिलेटेड बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है कि वो अलाइन कर लें अपने आप के बिजनेस को, ठीक है। तो अगर आप ने साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पढ़ेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये फ्रेमवर्क करता क्या है। अगला टॉपिक आ जाता है IT गवर्नेंस इंस्टीट्यूट, ठीक है, कि IT की गवर्नेंस के लिए आपको करना क्या है, ठीक है। बोर्ड को जो सा है ब्रीफ किया जाता है IT गवर्नेंस के ऊपर। अगर आपके बोर्ड के अंदर सफिशिएंट प्रेजेंस नहीं है कोई IT की, CTO हो सकता है, CISO हो सकता है, जो भी डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी स्ट्रक्चर, CISO हो सकता है, CTO या CIO या CISO, कोई चीज़ होते हैं, ठीक है। तो वो लोग जो से हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जाके इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। आपका नेटवर्क इंजीनियर कभी जाके नहीं इन्फॉर्म करेगा, आपका सिक्योरिटी या फायरवॉल एडमिन जाके उन्हें ट्रेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज नहीं बोलता। उसने वहाँ जाके कहना हमारा जो VPN है टू एशिया इज़ नॉट इज़ 3 इनक्रिप्टेड और ये सूटेबल नहीं है, उन्हें AES 256 लाना है, मैनू दसो मैं कदों लावा। बोर्ड जो सा उसकी तरफ देख रहा है, अगर कहेगा कि इन्हों फायर ही कर दी है, बेशक इज़ द बेस्ट फायरवॉल एडमिन इन द कंपनी इन द वर्ल्ड, मगर वो
द लैंग्वेज इज़ नॉट द सेम। तो इसलिए आपको कंपनी के अंदर कोई एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो आपका ये आईटी सिक्योरिटी का जो एजेंडा है वो उठाए और वो लेके जो सा है बोर्ड में प्रेजेंट करे। इट्स नॉट अ ईजी थिंग, ट्रस्ट मी, आई बीन टू दिस सिचुएशंस। वो इतना आसान नहीं होता। बोर्ड के लोग कुछ डिफरेंट तरीके से सोच रहे होते हैं, फिर आपको पता होना चाहिए कि उनको किस तरह आंसर करना। हाँ अभी हमारा ये प्रोडक्ट तो लॉन्च होने लगी है और हाँ वी डोंट ब्लडी केयर कि भाई सिक्योरिटी तुम लोग क्या करोगे, ठीक है। फिर आपने उसको उस हिसाब से हैंडल करना होता है। वो फायरवॉल एडमिन बेचारा या सिस्टम एडमिन या सिक्योरिटी एडमिन नहीं कर सकता, उसके लिए आपको सीनियर लेवल प्रेजेंस चाहिए होती है, ठीक है। तो आईटी गवर्नेंस इंस्टीट्यूट जो सा होता है उसका काम क्या होता है, ठीक है। बी इन्फॉर्म अबाउट द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कि वो जो सा है इन्फॉर्म होना चाहिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है। सेट डायरेक्शन टू ड्राइव पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज, डायरेक्शन दे, ठीक है, पॉलिसीज से रिलेटेड। जब भी कोई पॉलिसीज बन रही है कंपनी के अंदर मेक श्योर करे सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। प्रोवाइड रिसोर्सेज टू सिक्योरिटी एफर्ट, रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, ठीक है। अगर हमने कोई नई फायरवॉल लगानी है, हमारे पास रिसोर्स नहीं है, तो वो एजेंडा लेके जाएगी। आईटी गवर्नेंस इंस्टीट्यूट जो है वो बोर्ड में बैठता है और वो जो है वो फुली अवेयर होना चाहिए और वो बोर्ड को प्रेजेंट करे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इश्यूज़, असाइन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोरिटीज सेट कर सकता है, सपोर्ट चेंज रिक्वायर्ड, डिफाइन कल्चरल वैल्यू रिलेटेड टू रिस्क असेसमेंट, ठीक है। इट्स अ बिग एक्सरसाइज के से फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल, भूल जाओ आईटी सिक्योरिटी, ठीक है। एक पेशेंट आता है आपके पास और आप उससे ये नहीं पूछते कि वो जी से फॉर एग्जांपल अब मैं कोई बहुत बड़ा मेडिकल का ब्लंडर मारने लगा हिस्ट्री का कि उसको पैरासीटामोल से एलर्जी है या नहीं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता, या मॉर्फिन से एलर्जी है या नहीं, और आप उसके पास कुछ नहीं करते और डॉक्टर आते साथ ही उसको देखता है कि उसको हेडेक हो रही है, पेन हो रही है, उसको मॉर्फिन का टीका लगा देता है और वो मर जाता है, बाद में पता चलता है जी उसे स्पेसिफिक एलर्जी थी मॉर्फिन से, मगर आपने पूछा नहीं उस पेशेंट से या आपने उसे स्पेसिफिक टेस्ट नहीं किए तो मर गया बंदा, ठीक है। तो वो चीज़ें जो सी हैं वो रिस्क असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं कि भाई को बंदा नोटिस करे कि यार ये यहाँ पे गिलास टूटा हुआ पड़ा और वो नोटिफाई करे कहाँ पे किसको, कि भाई कोई बंदा आएगा तो गिरेगा या स्लिप एंड ट्रिप हैजर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डिफाइन कल्चर वैल्यू रिलेटेड टू रिस्क असेसमेंट, तो ये हो सकता है कि आपको हर साल तमाम स्टाफ की रिस्क असेसमेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं और सबको पता है कि अगर कोई रिस्क किसी किस्म का भी हो, किसी किस्म का, फिजिकल, आईटी, वायरस आ गया तो फिर भी रिस्क रजिस्टर में डाल दे, ठीक है, डिपेंडिंग कि आपकी कंपनी पॉलिसी क्या कहती है। तो ये वैल्यू रिलेटेड टू रिस्क हो गया। ऑब्टेन एश्योरेंस फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर्स, फिर जब आप ये कर लेते हो तो फिर वो एश्योरेंस लेते हैं कि ऑडिटर को कहते हैं हाँ भाई आके चेक कर। अब वो ऑडिटिंग कंपनी जो सी आएगी उनके पास फायरवॉल एडमिन भी होगा, वो आके आपके फायरवॉल एडमिन की फायरवॉल रोज चेक करेगी और देखेगी यार तू रोज जरा अपने पीसी में आईपी एनी क्यों किया हुआ तूने भाई, ठीक है। तो ये वाले काम, ठीक है। Insist that the security investment are made measurable and reported on for program effectiveness, कि प्रोग्राम इफेक्टिव रहे। चलिए 28 मिनट हो गया, मेरा प्लान था 30 मिनट तक लेके जाने का और ये तो मेरा अभी कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये सर्टिफिकेशन काफ़ी लंबी होगी, अब आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा। एनीवे, तो आईटी गवर्नेंस इंस्टीट्यूट, तो ये एक इंस्टीट्यूट है जो बोर्ड को गवर्न करता है और उनको बताता है, इन्फॉर्म डिसीजन करता है, हेल्प करता है सिक्योरिटी प्रोसेस को मेंटेन करने की, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाता है, सारा आपका बड़ा कुछ करता है, ठीक है। ITGI सजेशंस, फिर आईटी गवर्नेंस इंस्टीट्यूट सजेशन भी कर सकती है, ठीक है। राइट अ सिक्योरिटी पॉलिसी विद बिजनेस इनपुट, बिजनेस की इनपुट लेके कि भाई सिक्योरिटी पॉलिसी लिखेगी। इंश्योर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिफाइंड क्लियरली अंडरस्टूड, कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी क्लियर होनी चाहिए हर बंदे की। आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटी, थ्रेट वेरीफाई करेगी, वल्नरेबिलिटीज़ अगर हैं बिजनेस में तो कैसे एड्रेस होंगी, हर किस्म की वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है। इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क, स्टैंडर्ड, गाइडलाइन, बेसलाइन, प्रोसीजर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, बहुत कुछ मेंटेन करेगी। एंश्योर पॉलिसी इज अप्रूव्ड बाय द गवर्निंग बॉडी, जो भी कंपनी की गवर्निंग बॉडी है वो अप्रूव करती है, ठीक है। एस्टैब्लिश प्रायोरिटीज़ एंड इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स इन अ टाइमली मैनर, अगर कोई सिक्योरिटी प्रोजेक्ट हो रहे हैं, हमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चाहिए अपने VPN के ऊपर, तो हमने इम्प्लीमेंट करानी है एज सुन एज पॉसिबल। कब करानी है? 6 हफ्ते में, 7 हफ्ते में, 18 हफ्ते में, 1 साल में, 2 साल में। मॉनिटर ब्रीच मॉनिटर करेगी बोर्ड ने, पकड़ना आपको जब पेस्ट बिन के ऊपर या आपके BBC के ऊपर आपकी न्यूज़ आ जाएगी कंपनी की, हाँ भाई वो फायरवॉल एडमिन बैठे ऐसे कितने है, ठीक है। मगर ज़ाहिर है वो फायरवॉल एडमिन से बहुत ऊपर की बात होती है और अब बहुत रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। Conduct priority reviews and test, reinforce awareness education as critical,
बिल्ड सिक्योरिटी इनटू सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि आप अगर सॉफ्टवेयर कंपनी है तो डेफिनेटली आप SDLC प्रोसेस के अंदर सिक्योरिटी को ऐड करेंगे। ठीक हो गया। तो ये ITGI आपका हो गया, CIA आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको पता चल गया कि कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी कैसे मेंटेन करनी है। IT गवर्नेंस इंस्टीट्यूट क्या करता है, वो बोर्ड में जाके आपको प्रेजेंट कर रहा होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और फिर वो सजेशंस भी देता है मैनेजमेंट को और हेल्प आउट करता है आपका सिक्योरिटी प्रोसेस में। तो जनाबे वाला मैंने कोई 20 स्लाइडें पढ़ानी थी और मेरे ख्याल में 4 स्लाइडें हुई हैं, तो यहाँ पर हम यानी ब्रेक मार लेते हैं। लेक्चर 1 काफ़ी लंबा हो गया है, 30 मिनट इज़ टू मच ऑन अ ड्राई लेक्चर। ठीक है, अगर अभी तक आप सोए नहीं हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।